सो हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली ऑडिटिंग अकाउंटिंग का पार्ट 2 क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने देखा था कि जो ऑडिटिंग अकाउंटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे। ठीक है, इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव के अलावा उसके मेरिट डीमेरिट जो भी थे, ऑडिटर की क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। अब दूसरी क्लास में बेसिकली जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम बात करेंगे अभी, वो वाउचर के बारे में करेंगे। ठीक है, वाउचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ऑडिटिंग करते टाइम, क्योंकि ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेने होंगे। ठीक है, मैं एक बार है ना आपको दिखा भी देता हूँ कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप ये देखिए, सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ईजी है अगर आप पढ़ेंगे तो। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन जस्ट कह रहा है द टर्म, देखिए ये कह रहा है द टर्म एरर इन द, 1 मिनट गाइज, मैं एक बार पेन डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है द टर्म एरर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रेफर टू। जो टर्म एरर होता है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग में क्या है, किससे रिलेटेड है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, इनमें से आपको कोई चूज करना होगा। जब हम सारी चीजें पढ़ लेंगे ना तो ये इसके आंसर इजीली आपसे निकलने लग जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस देखते हैं हम एक बार। ये क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ाया नहीं, अभी पहले पढ़ेंगे, बाद में ये सारी चीजें करेंगे, आपको घबराना नहीं है। अब इसमें देखिए, इस वाले क्वेश्चन में, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा है, which out of the following procedure should be followed by you by the auditor while vouching the sales return। ठीक है, सेल्स रिटर्न के वाउचर वगैरह चेक करते टाइम, वेरिफिकेशन करते टाइम हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारे बोला है। तो इसका आंसर जैसा कि दे रखा है, इसमें हमें सेल्स रिटर्न बुक की जरूरत पड़ेगी, क्रेडिट नोट की जरूरत पड़ेगी। ये दो आंसर रहेंगे और इसका ऑप्शन जो है फोर्थ है। ठीक है, इसमें सारी चीजें आंसर भी दे रखी है, पर पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन से पहले पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं, क्या होता है, कैसे वर्क करेगा। जब तक आपको ये बेसिक नहीं इसका पता होगा ना, तब तक आप ये कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम अपने मेन मोटिव पे चलते हैं। जो हमारा मेन मोटिव है आज का, वो क्लास जो वाउचर पढ़ना है, वाउचर वाउचर के बारे में सारी चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाउचर की मीनिंग या डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वाउचर क्या है, मैं आपको बता दूं। वाउचर बेसिकली क्या होता है, एक एविडेंस है, एक डॉक्यूमेंट है। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं, तो वहां से जो बिल मिलता है ना, वो भी आपके लिए एक वाउचर है। कपड़े खरीदते हैं, उसका बिल मिलता है, वो वाउचर है। ठीक है, तो ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी एक ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रेफर करेगा, वो सारी चीजें आपकी वाउचर के अंडर कवर हो जाएंगी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। वाउचिंग मीन्स वाउचर की वेरिफिकेशन करना इज कॉल्ड वाउचिंग। ठीक है, पर हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग डेफिनेशन। वाउचिंग इज कंसर्न विद examination documentary evidence to ascertain the authenticity of the entry in the book of account। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है वाउचर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। वाउचर क्या है, वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या करे, जो हमारी बुक में एंट्री हुई है उसे ऑथेंटिकेट करे। ठीक है, ऑथेंटिकेट करे कि भाई ये सही है या नहीं है, कितनी करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेट जो करेगा आपकी, वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, वो वाउचर कहलाएगा। और इसको परखना ही क्या कहलाता है, वाउचिंग कहलाती है। ठीक है, तो एक वाउचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। 1 मिनट। ठीक है, तो ये सब अभी हम देख रहे हैं, ये तो जस्ट अभी डेफिनेशन है, और अदर वर्ड भी देख लेते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज एन इंस्पेक्शन बाय द ऑडिटर टू एविडेंस सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन मेड इन द बुक। ये एक इंस्पेक्शन करता है ऑडिटर कि भाई जिस ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर रिकॉर्ड किया है, क्या ये सही है। ठीक है, तो उसका इंस्पेक्शन करना ही क्या है, वाउचिंग कहलाता है। तो हमने वाउचिंग के बारे में जान लिया। अब वाउचिंग की कुछ और डेफिनेशन दी हुई है, पर हमें इन डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा कि हमको इन डेफिनेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें ये जो डेफिनेशन दी हुई है ना, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दे नहीं देंगे। अब बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं वाउचिंग के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। 1 मिनट, कहाँ गया, ठीक है आ गया। हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं अब इसके। ऑब्जेक्टिव में क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा ना ये ऑब्जेक्टिव, 1 मिनट। ठीक है, तो अब पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम। पहला ऑब्जेक्टिव हमसे क्या कर रहा है, तो पहला ऑब्जेक्ट है ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर कनेक्टेड विद द बिजनेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका यही होता है, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन की जा रही है, क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है अकाउंट्स में। ठीक है, और उसके लिए प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हम कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे,
ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उसी डॉक्यूमेंट को चेक करना कि आप कौन सा प्रोसेस रहेगा, वाउचिंग रहेगा। तो उसके लिए वाउचिंग जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि अकाउंट अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन उसके अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। सेकंड पढ़ते हैं, टू वेरीफाई ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स इन द बुक ऑफ अकाउंट आर सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट एविडेंस। ये भी चेक करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है क्या वो डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड है या नहीं, क्या पता कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं करती जिसका कोई डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फॉल्स ट्रांजेक्शन हो, तो इनसे भी ये पता चलता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है, द वाउचर विच सपोर्ट द एविडेंस आर लीगली वैलिड फ्रॉम द व्यू पॉइंट दैट दे आर ऑथेंटिक एड्रेस टू द बिजनेस एंड प्रॉपरली डेटेड। अब ये कह रहा है जब हम वाउचिंग करते हैं, वाउचिंग से क्या है, हमारा जो बिजनेस है वो ऑथेंटिक हो जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है, ये लीगली ऑथेंटिक है, आपका जो भी आपकी कंपनी है बिजनेस है, तो अगर आप वाउचिंग करते हैं तो आपकी जो बिजनेस है वो लीगली ऑथेंटिक हो जाता है, और प्रॉपर डेटेड हो चल रहा है या नहीं चल रहा है ये भी कंफर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, इससे यही पता चल जाता है कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं है, सिंपल पॉइंट है। एंड इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इससे क्या है, केयरफुली थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ द इंटरनल चेक भी होता रहता है। जब आपके पास वाउचर वगैरह होते हैं, वाउचिंग जब आप करते हैं तो उससे इंटरनली चेक होता रहता है कि जो ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर डेट में की जाती है पर्टिकुलर डेट में हो रही है नहीं, तो इंटरनली हम आप चेक कर लेते हैं, बाहर के किसी को हमारे ऊपर इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा अब ये ना धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा, कुछ अभी चीज़ें अगर समझ ना भी आ रही हो तो जस्ट आप रीड कर लें, आगे जब पढ़ेंगे ना आपको पूरा मजा आएगा, और ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आगे चल के हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये पूछता नहीं, अभी तक तो देखिए पूछा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कोई पूछे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर में पूछता है, ठीक है, जैसे बीकॉम वगैरह में जो आता है उसमें पूछता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता ऑब्जेक्टिव। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो है, ये एक्यूरेसी हैज बीन ऑब्जर्व्ड व्हाइल टोटलिंग कैरिंग फॉरवर्ड एंड रिकॉर्डिंग एन अमाउंट इन द अकाउंट। ठीक है, वाउचिंग से क्या हो जाता है भाई, ये एक्यूरेसी को भी मेंटेन करता है टोटलिंग करने पर, और टोटलिंग करने के बाद जो हम कैरी फॉरवर्ड करते थे ना, जो बैलेंस बीडी होता था, फिर कैरेट डाउन करते थे, सीडी उसे बनाते थे, ठीक है, ये बॉट डाउन है कैरेट डाउन, तो कैरी फॉरवर्ड करने में बैलेंस क्या है, सेम रहता है, तो इसमें भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अब हमने इस पे ध्यान दे दिया, ठीक है, इतना डीप नहीं जाना हमें कि भाई इसकी पूरी नॉलेज ले ले, हम बीकॉम नहीं कर रहे हैं, हम यूपीपीसीएल कर रहे हैं, ठीक है गाइस। 1 मिनट, थोड़ी स्क्रीन शिफ्ट हो गई है, मैं मेंटेन कर लूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिंग पढ़ने के बाद हमारे पास जो आता है वो है हाउ टू वाउच वेरियस कैश रिसिप्ट। जो कैश रिसिप्ट है, जो हमें कैश रिसीव हुआ है उसको कैसे वाउच करें, सपोज कोई डेटर था, डेटर ने हमें कैश दिया है, कैसे पता चलेगा सही है गलत है, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए भी हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इसका है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। तो अगर आपकी कैश सेल्स है, ठीक है, कैश सेल्स को हम कैसे वाउच करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वाउचिंग के दौरान, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होगी, ठीक है, मैं ना एक क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय द ऑडिटर वाइल वाउचिंग द कैश रिटर्न। कैश रिटर्न को चेक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चेक करने की जरूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है एग्जामिन सेल्स रिटर्न बुक, हमें सेल्स रिटर्न बुक चेक करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है क्रेडिट नोट चेक करनी चाहिए। तीसरा परचेज बुक चेक करनी चाहिए। चौथा कह रहा है डेबिट नोट। डेबिट नोट और परचेज बुक का तो नाम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्स की बात चल रही है हमारे पास, सेल्स रिटर्न की, तो हमें सेल्स रिटर्न बुक चेक करनी होगी। और क्रेडिट नोट किस लिए चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ हम ट्रांजेक्शन है क्रेडिट में भी करते हैं, तो हम क्रेडिट नोट देते हैं, तो उससे भी चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, ये जस्ट अभी पढ़ा है, अभी हमें करना नहीं है, पहले पूरा हम इसके बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक के बाद ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कैसे वाउच करना है। ठीक है, वेरियस कैश रिसिप्ट को, कैश रिसिप्ट हमें कैश कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो उसे कैसे करना है। तो सबसे पहले कैश सेल्स, कैश सेल्स क्या होती है, हमारा कोई सामान था, हमने उसे एक वेंडर के पास बेचा, उधर से हमें क्या है कैश प्रोवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, कैश सेल्स हो जाएगा। ठीक है, कैश सेल्स को कैसे वाउच करेंगे, कैसे वाउचिंग करेंगे, इन वाउचिंग कैश सेल्स कैश रजिस्ट्रेशन शुड बी फुली चेक। को पहला कौन सा, कैश रजिस्ट्रेशन चेक करना होगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, कैश रजिस्ट्रेशन चेक करना होगा विद कार्बन कॉपी। ठीक है, उसकी कार्बन कॉपी भी, ये दिख नहीं रहा होगा, और कैश मेमो ये चीज़ें चेक करनी होगी, ये मेन पॉइंट है। आपने देखा होगा जब भी कोई एक रजिस्टर होता है ना, एक कोई भी आप दुकान वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पे जब भी आप वो अपना बिल वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके नीचे एक कार्बन कॉपी भी रखते हैं।
ठीक है, तो ऐसे ही जब हम बिजनेस करते हैं, कोई सेल करते हैं, तो उसमें जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना डेटा कि हमने इतना प्रोडक्ट इस वेंडर को बेच दिया, या ये हमारा डाटा है, इसे हमने बेचा है, ठीक है, या फिर ये बंदा था XYZ कंपनी को हमने 5 लाख का प्रोडक्ट बेच दिया, 5 लाख का जब प्रोडक्ट बेचेंगे उससे रिसीट देंगे, तो उसका है ना एक ब्लू प्रिंट, उसकी कॉपी होती है, वो हमारे पास रहेगी, तो उसे चेक करना जरूरी है। और कैश रजिस्टर को भी चेक करना जरूरी है। और उसके बाद देन क्या हुआ, और ऑडिटर शुड वेरीफाई डेली डिपॉजिट कैश रिसीव। डेली डिपॉजिट कैश रिसीव भी भाई, जिस दिन अगर 5 लाख की हमने सेल करी है, तो 5 लाख हमारे डेली डिपॉजिट में भी तो आना चाहिए। ठीक है, अगर बैंक में करिए तो बैंक के अंदर आना चाहिए, तो 5 लाख की ट्रांजेक्शन तो कहीं ना कहीं दिखेगी, तो वो भी चेक करना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद वही बता रहा है अभी, जो कैश रिसीट को हमें देखना है। ठीक है, वेयर द कैश मेमो आर कैंसल, अगर कोई कैश मेमो कैंसिल भी हुआ है, तो भाई कैंसिलेशन की एंट्री होनी चाहिए हमारी बुक में, वो चेक करना, उसकी जो कॉपी ड्यूली कैंसल्ड एंट्री जो है वो हमें चेक करनी जरूरी है। ठीक है, तो ये मेन थी। और अगर हमने कोई डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट ये चेक करना भी जरूरी है, क्या रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने डिस्काउंट दिया है, क्या वो पर्सन डिस्काउंट देने लायक था। सपोज अगर आप, जो सेल्समैन है, सेल्समैन कोई चीज बेचने जाता है, वो 100 रुपए की चीज है, वो बेच के आ जाता है 60 रुपए का, देगा 40 रुपए डिस्काउंट देगा, क्या सेल्समैन को राइट होता है 40 रुपए का डिस्काउंट देने का? सेल्समैन के पास कोई राइट नहीं होता। ये हायर लेवल मैनेजरियल लेवल जो होता है उनके पास राइट होते हैं, तो वही दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एरर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑथेंटिक नहीं होगी ये ट्रांजेक्शन। तो ये सब चेक करने के लिए होता है। पर और हमारे जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ये कैश सेल्स में ये है। तो अगर एग्जाम में आता भी है कैश सेल्स करने का, कैश सेल्स वाउचिंग करने का प्रोसीजर क्या है, तो बताना है, कैश रजिस्टर को चेक करना है, कार्बन कॉपीज जो है कैश मेमो की उससे चेक करना है। ऑप्शन देगा, इतने सारे ऑप्शन तो एक साथ नहीं देगा, कोई 2 या 3 देगा, जैसा कि अभी हमने देखा 2-3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें भी सेम ही रहेगा। कैश रजिस्टर को चेक करना है, कार्बन कॉपीज को चेक करना है। ठीक है, इसके बाद जो कैश रिसीव्ड इन द बैंक है, उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो चेक करनी है। ठीक है, अगर कोई मेमो कैंसल्ड हुआ है तो कैंसल्ड मेमो चेक करना है, उसकी बुक में एंट्री हुई है या नहीं हुई है, ये चेक करना है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा, डेटर से पैसा रिसीव हो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अब हमारा कोई डेटर था, हमने उधार सामान बेचा होगा, तो अब उससे पैसा रिसीव हुआ है, तो वो भी तो हमारी कैश रिसीट है, तो कैश रिसीट इसमें भी आ जाएगा। अब कैश रिसीट को वाउचिंग करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे, ये देखते हैं। द ऑडिटर शुड वेरीफाई अमाउंट फ्रॉम द डेटर फॉर द काउंटर फोलियो और कार्बन कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इशू टू द कस्टमर। ठीक है, अब क्या है, जब हम कोई भी सामान बेचते हैं, तो अभी मैंने बताया एक है ना, हम उसे कॉपी दे देते हैं, तो भाई जब पैसा रिसीव हुआ होगा तो हम उसे भी तो कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो वो कॉपी चेक करेंगे, कार्बन कॉपी जो है हमने कस्टमर को दी होगी अपने, तो वो काउंटर फोलियो, ये जो कार्बन कॉपी है उसे चेक करेंगे। ऑल दिस रिसीट शुड बी सीरियल नंबर, वो सारी सीरियल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, अमाउंट शुड बी एंटर इन द कैश मेमो ऑन द डे व्हेन द रिसीव्ड, अमाउंट उसी दिन एंटर होना चाहिए कैश मेमो में जिस दिन हमें रिसीव हुआ है, ना कि उस दिन जिस दिन हमने सेल करी है। ठीक है, ये भी चेक किया जाएगा। इसके बाद से देखते हैं क्या, डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट कोई अलाउ हुआ है तो ऑथराइज पर्सन के थ्रू होना चाहिए, बस ये चेक करेंगे। इसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या कह रहा है, 1 मिनट गाइस। ठीक है, इसके बाद आता है डेटर के बाद हम देखते हैं लोन। ठीक है, ये लोन हमने लिया नहीं है, ये लोन दिया हुआ है। जब हम किसी को लोन देते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है हमें लोन चुकाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, कैश रिसीव्ड होगा। कैश रिसीव्ड होगा, तो उस टाइम पे उसकी वाउचिंग करने के लिए, उसको वेरिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट या क्या प्रोसीजर रहेगा वो चेक करते हैं। डायरेक्ट पेपर में आता है आपके ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसे ध्यान से देखने हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, वाइल वाउचिंग द लोन रिसीव्ड, द टर्म एंड द कंडीशन, द द कंडीशन कंटेन्ड इन द एग्रीमेंट शुड बी वेरीफाइड। अब हमें ये देखना पड़ेगा, जो हमने कंडीशन अप्लाई करी थी लोन देते टाइम, क्या वेरीफाइड हो रही है। हमने बोला था भाई 4 साल में इतना परसेंटेज ब्याज देना, तो इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो ये देखना है। ठीक है, सिक्योर्ड, वट सिक्योरिटी हैज बीन ऑफर्ड, वेदर द फैक्ट हैज बीन डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हमें ना जो लोन देते हैं वो सिक्योरिटी पे देते हैं। सपोज हमने एक पर्सन को लोन दिया 5 लाख का, तो जो 5 लाख का लोन दिया है उसकी प्रॉपर्टी के कागज हमने है ना अपने पास क्या रख लिए, गिरवी रख लिए, प्रॉपर्टी के कागज हमने गिरवी रखे हैं। तो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी कागज, उसके प्रॉपर्टी कागज, तो उसे हम बैलेंस शीट में जरूर दिखा रहे होंगे। अब बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, सपोज उसने हमारा लोन चुकता कर लिया, 5 लाख का लोन दिया, तो उसने हमारा 5 लाख का लोन चुका दिया, तो प्रॉपर्टी के जो कागज है वो भी तो उसे देने पड़ेंगे, है ना। तो जो प्रॉपर्टी कागज उसे देने पड़ेंगे, तो इसको हमने बैलेंस शीट से क्या हटा दिया है, इसे डिस्क्लोज कर दिया है या नहीं करा, ये चेक करना होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, सपोज हमारा कोई डेटर होता है। ठीक है, वो डेटर मैं बता रहा हूँ बिल्स रिसीवेबल के बारे में। सपोज हमारा कोई डेटर है, डेटर से हमें लेना था 1 लाख रुपए। ठीक है, पर वो क्या है, डेटर बार बार मना करते रहता है। ठीक है, तो अब हमें भी गुस्सा आ जाता है कि भाई तू क्या हमारा कब तक पैसा देगा। तो उस केस में क्या है, डेटर हमें है ना एक BR दे देता है।
बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो वो ये कहता है कि आपका जो पैसा है बिल्स रिसीवेबल कुछ डेट होता है, जैसे 3 महीने का इशू कर दिया या 6 महीने का, प्लस 3 डेज जो होता है वो आपका 3 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे आपका 3 महीने का सोलिए बिल्स रिसीवेबल्स ने दिया कि भाई 3 महीने बाद मैं आपका पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो 3 महीने बाद नहीं दे पाता तो 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, हम ग्रेस पीरियड का वेट कर लेते हैं। तो अब सपोज उसने 3 महीने के लिए बिल्स रिसीवेबल दिया है, ठीक है, 3 महीने बाद वो हमें पैसा दे देता है, तो पैसा तो हमारे पास आ गया ना हमारे डेटर के थ्रू। पहले हमने डेटर पढ़ा, ये बी आर है, बी आर और डेटर लगभग सेम ही होता है, बस ये रिटर्न फॉर्म में हो जाता है, वो एक पर्सन से हम लेते हैं। ठीक है, तो अब बी आर था, bills receivable look may be verified because the various detail regarding the bills mature dishonored आर अवेलेबल। ठीक है, ये तो वेरीफाइड ही होता है क्योंकि सारी चीजें क्या हमारे पास अवेलेबल होती है, मेच्योर हुआ या डिसऑनर। मेच्योर मतलब पैसा आ गया, डिसऑनर मतलब डेटर ने पैसा दिया ही नहीं है। इन ऑडिटर शुड चेक द अमाउंट रिसीव विद द बैंक स्टेटमेंट, अगर हमारा बैंक में अमाउंट आया तो बैंक स्टेटमेंट के साथ हमें अमाउंट चेक करना होगा। सम बिल्स माइट हैव बिकम ड्यू बट नॉट अमाउंट बट नो अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड वेदर द एंट्री डिसऑनर ऑफ सच बिल हैज बीन मेड। अब कुछ अमाउंट बताए ना, अगर कोई अमाउंट मींस कोई बिल मेच्योर नहीं हुआ है, पैसा नहीं मिला हमें, तो भाई वो डिसऑनर्ड हो गया ना। डिसऑनर्ड मतलब पैसा नहीं दिया उसने, तो हम डिसऑनर्ड कर देते हैं यहाँ से। डिसऑनर्ड की क्या एंट्री करी है, डिसऑनर्ड की भी एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था। अब हम बी आर हमने देख लिया। बी आर के बाद जो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में देखते हैं। अब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, कई बैंक होते हैं, बैंक के थ्रू जैसे आप आईसीआईसीआई की ऐड देखते होंगे, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट को सेल या फिर परचेस करते रहते हैं, और या फिर ब्रोकर भी होते हैं। ठीक है, तो या तो हम क्या करेंगे, जो सेल परचेज है, सॉरी सेल, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, बैंक के थ्रू करेंगे या ब्रोकर के थ्रू। तो अब देखते हैं, इफ द सेल हैज बीन अफेक्टेड थ्रू अ बैंक, ऑडिटर शुड एग्जामिन द बैंक एडवाइस टू नो द वेरियस डिटेल। अगर बैंक के थ्रू हमने सेल करी है अपनी, अगर हमने बैंक के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करी है, तो ऑडिटर को जो बैंक एडवाइस करेगा वो सारी डिटेल चेक करनी होगी, उससे हमें उससे वाउचर जो भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, वाउचिंग हो जाएगी। और कुछ ब्रोकर के थ्रू होती है सेल, तो उस केस में क्या है, कमीशन शुड बी एग्जामिन टू वेरीफाई द सेल प्रोसीड एंड द कमीशन चार्ज बाय द ब्रोकर। ठीक है, उस केस में क्या है, उस केस में एक सोल्ड नोट होता है, ब्रोकर क्या देता है, सोल्ड नोट देता है, वो चेक करना होगा, और कमीशन वो चेक करनी होगी वेरीफाई करने के लिए। तो वाउचिंग के लिए अगर हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वाउचिंग करते हैं, तो उस केस में अगर बैंक के थ्रू है तो बैंक की जो बैंक की एडवाइस देगा वो पेपर देने होंगे, चेक करने होंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वैसा अभी तक तो नहीं आया किसी पेपर में, बस बता रहे हैं हम आपको। फिर भी अगर बैंक के थ्रू ही है तो जो बैंक एडवाइस करेगा वो सारे पेपर, और ब्रोकर के थ्रू ही है तो एक सोल्ड नोट होता है, उसे वेरीफाई करना होगा और कमीशन को वेरीफाई करना होगा। जस्ट दैट्स इट। अब सेल ऑफ फिक्स असेट, इसके बाद जो हमारा आ जाएगा वो सेल ऑफ फिक्स असेट आ जाएगा। तो सेल ऑफ फिक्स असेट देखते हैं। अब इसमें क्या है, सेल ऑफ फिक्स असेट मे बी वाउच्ड विद अ मिनट बुक ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, correspondence agent, sale account and sale contact. It should be seen that the proper account has been credited. Any profit arising on the sale asset shall be credited to revenue account. It is not available to distribute of dividend. If expenses on the sale of account is paid, sale proceed, asset should be reduced by the amount and the balance should be credited to the असेट अकाउंट। अब ये क्या कह रहा है, सेल ऑफ फिक्स असेट, सपोज कोई फिक्स असेट है, फिक्स असेट मान लेते बिल्डिंग है, मशीनरी है, सारी फिक्स असेट है। ठीक है, ठीक है, सपोज एक बिल्डिंग थी, हमने सेल कर दी, तो सेल करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा उसकी करेक्ट वैल्यू। तो इस केस में क्या है, जो एक मिनट बुक ऑफ बोर्ड, जो मिनट बुक ऑफ बोर्ड में कौन कौन आएगा, डायरेक्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट, सेल है। ठीक है, ये है, तो इनमें क्या है, तो ये मिनट बुक ऑफ बोर्ड के थ्रू हम वाउच कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ मिनट बुक ऑफ बोर्ड क्या है। अब सपोज ये जो भी सेल कर रहा है, तो हमारा कोई भी सेल पर्सन होगा या किसी ऑनर जो भी हमारा या डायरेक्टर है, उसने सेल कर दी हमारी कोई फिक्स असेट, तो ये बुक मेंटेन करेगा मिनट बुक ऑफ बोर्ड। उस बुक में ये लिख देगा कि मैंने ये जो सेल कर दी है हमारी जो भी फिक्स असेट है। जब वो फिक्स असेट सेल करेगा, ठीक है, सेल करने के बाद अगर उसमें नुकसान होता है, ठीक है, सपोज 5 लाख की असेट थी, ठीक है, उसमें 5 लाख की एसेट वो कितने बची है, 3 लाख की बची है, तो 2 लाख का क्या है, नुकसान हुआ है, मतलब 2 लाख का, या फिर एक्सपेंस मान लेते हैं। तो अगर 2 लाख का एक्सपेंस हुआ है ना, तो इसको 2 लाख रिड्यूस करके ही लिखेंगे कि सपोज, अब मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। सपोज 5 लाख की आपकी ये असेट है, आपकी भी आप 5 लाख की असेट बाहर बेचने गए,
5 लाख की एसेट बेचते टाइम आपका क्या है, 2 लाख रुपए ऊपर से खर्चा आ गया, मान लीजिए कोई भी कमीशन वगैरह कुछ भी किसी ने ले लिया, तो उस केस में ये आपकी 5 लाख की नहीं बिकी एसेट, आपकी 3 लाख की एसेट बिकी है, क्योंकि भाई 2 लाख का तो आपको ऊपर से खर्चा आया है ना, तो मोटा मोटा तो आपके पास 3 लाख ही बचेगा, है ना। तो उस केस में यही होता है। और ये जो आपका 3 लाख रुपए की एसेट आई है, इसको हम क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे डिविडेंड के थ्रू कि भाई सारे पार्टनर को या सारे शेयर होल्डर्स को हमने बांट दिया। इससे क्या है, इसे हम अपने बैलेंस में ऐड कर देंगे और असेट साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये प्रॉफिट ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपकी बैलेंस शीट में, कैश अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमने सेल ऑफ फिक्स असेट भी देख लिया है। सेल ऑफ फिक्स असेट के बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है वाउचिंग द कैश पेमेंट। अभी हमने कैश रिसीप्ट देख रहे हैं कि कैश कहाँ कहाँ से हमें रिसीव हो जाता है। तो अब करते हैं वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट। वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट में क्या है, पहले तो कैश परचेज है। कैश परचेज क्या होता है भाई, दिन अब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए हमें क्या है, कुछ रॉ मटेरियल कुछ तो परचेज करना होगा, या फिनिश गुड जो भी है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस गुड, जो भी हम परचेज करते हैं, ठीक है, जो सामान हम परचेज करेंगे वो अगर कैश दे के परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमारा डीलर है, ठीक है, वेंडर है, समझ लीजिए डीलर है, उससे हमने कोई सामान परचेज किया और कैश देके वो सामान ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, कैश परचेज कहलाएगा। ठीक है, तो हमने जो गुड्स खरीदे, जो सामान होता है गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द स्टोर कीपर, कैश मेमो कैन बी कंपेयर विद द गुड्स इनवर्ड टू वेरीफाई द गुड्स रिसीव्ड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जैसे ही आपका कोई आपने गुड्स परचेज करे होते हैं, तो स्टोर कीपर जहाँ पे आप अपना गुड्स रखते हैं, वहाँ का स्टोर कीपर अपनी डायरी में मेंटेन करता है, सारी चीज़ें लिखता है। ठीक है, जब वो सारी चीज़ें आपकी लिख रहा होगा, तो हमारे पास ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट बन गया कि भाई हम डॉक्यूमेंट इससे चेक करेंगे कि भाई कैश परचेज कितना हुआ है। अब इसे कंपेयर जरूर थोड़ी, गलत भी तो लिख सकता है, तो इसका कंपैरिजन किससे करें, कैश मेमो से कर लेंगे। ठीक है, जो गुड्स इनवर्ड वेरीफाई बुक होती है, वो कैश मेमो, उससे हम कर लेंगे भाई, हमने कैश में खरीदा है तो जो हम जिससे हमने खरीदा उसने हमें कैश मेमो दिया होगा। ठीक है, कैश मेमो से क्या है, हम इसे कंपेयर कर लेंगे, जो आपका स्टोर कीपर की जो बुक बुक परचेज बुक है उसके साथ कंपेयर करके इसे ऑडिट कर दी, इजीली ऑडिट हो जाएगा। तो ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा इसमें, तो ऑडिटर क्या करेगा, जो शॉपकीपर के पास बुक होती है परचेज बुक, वो चेक करेगा। ठीक है, और कैश मेमो जो हमें किससे मिलता है, जिससे हमने सामान खरीदा है उससे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, अब कोई पेमेंट थी, क्रेडिटर ने हमें दे दी, सॉरी ये हमें कैश परचेज है, कैश परचेज हमने करा है, तो हमने क्या है, कैश देके परचेज कर लिया था। ठीक है, तो हम इसका देख लिया हमने कैश परचेज का क्या था। अब पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर में क्या है, कोई हमारा क्रेडिटर था, ठीक है, सपोज हमने किसी से उधार सामान ले रखा था, अब हमें क्या उसके पैसे देने हैं। ठीक है, तो पैसे देने हैं, वो कैसे चेक करेंगे, अब दिखाते हैं। शुड बी एग्जामिन विद द रिसिप्ट इशूड बाय द क्रेडिटर, जो क्रेडिटर ने रिसिप्ट हमें इशू करी थी उससे एग्जामिन करेंगे। ठीक है, और पेमेंट हैज बीन मेड, जो पेमेंट हुई है उन दोनों को चेक करेंगे। सपोज आपने 5,000 का एक हमारा क्रेडिटर था, तो 5,000 की उसने रिसिप्ट दी थी कि भाई आपको 5,000 रुपये देने हैं मुझे। ठीक है, जब हमने उससे सामान खरीदा था उस टाइम पे उसने 5,000 रुपये की 5 लाख रुपए की हमें रिसिप्ट दे दी कि 5 लाख रुपए देने। जब हमने 5 लाख की पेमेंट करी, तो दोनों को चेक कर लेंगे भाई 5 लाख की पेमेंट हुई है, 5 लाख का हमने उससे सामान लिया था, तो वेरीफाइड है। ठीक है, तो ऐसे इसकी वाउचिंग की जाएगी। ठीक है, अगर कोई सेटलमेंट होती है तो सेटलमेंट की भी एंट्री होती है। सपोज 5 लाख की थी, तो उसे इमरजेंसी थी, वो हमसे पैसे मांगने आया, हमने कहा भाई 5 लाख तो नहीं 4 लाख है, अगर सेटलमेंट कर रहा है कर ले पूरा का पूरा, तो उसने कहा 1 लाख का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और क्या 4 लाख रुपए हमने उसे पे कर दिए, तो ये सेटलमेंट वाला केस हो जाता है। तो अगर कोई सेटलमेंट होता है तो उसे भी हमें लिखना होगा। ठीक है, सेटलमेंट में या तो हम कम पे कर सकते हैं या फिर ज़्यादा पे कर सकते हैं, इसकी जो एंट्री होती है, ठीक है, उससे हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, और आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, सो दैट आप जो पेपर आएगा उसमें आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, अभी हमने बिल्स रिसीवेबल करा है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जो हम डेटर से पैसा लेना होता है उसके अगेंस्ट इशू करते हैं। बिल्स पेबल क्या होता है, भाई हमें जैसे पैसा लेना है देना भी तो है, अभी क्रेडिटर को हमें पैसा देना था, अगर पैसा नहीं था हमारे पास तो हमें ना एक बिल दे देते हैं उसे कि भाई इतनी तारीख को, इसमें डेट लिख देते हैं कि इतने बजे मैं आपको क्या है पैसे आपके दे दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो अब पेमेंट सपोज 3 महीने बाद बोला था, तो 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी है। जब पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो आप उसे कैसे वाउच करेंगे कि भाई सही पैसा गया या नहीं गया, उसकी वाउचिंग कैसे करेंगे। तो bills payable honored on the date of maturity and returned by the payee after receive the payment. These bills should be cancelled after being paid. Bills payable paid can be vouched with the bill book. ठीक है, if the payment is made by bank statement or passbook can be examined to verify. आप हमारा जो मैंने अभी बताया आपको, सपोज 3 महीने के लिए हमने कहा था कि 3 महीने बाद आपको पैसा मिल जाएगा आपका, तो 3 महीने कंप्लीट होने के बाद जब हम उसे पैसा देंगे ना,
तो जब हम उसे पैसा देंगे तो उस टाइम पे क्या है, जो आपका बीपी था, बिल्स पेबल, वो क्या है, उसे हम कैंसिल कर देंगे, हम उससे अपना बीपी ले लेंगे और उसके पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद जो बिल बुक है उससे हम वेरीफाई कर लेंगे कि भाई बिल बुक में एंट्री हो गई है या नहीं हुई है। अगर बैंक के थ्रू हमने एंट्री मीन्स पेमेंट करी है तो बैंक का जो पासबुक होता है उसकी एंट्री चेक कर लेंगे कि भाई उस दिन एंट्री हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, सो दैट इससे भी क्या है, ये वाउचिंग हो जाएगी इसकी। अब वेजेस, वेजेस क्या होता है भाई? अब वेजेस भी तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ना। वेजेस क्या है? फैक्ट्री वर्कर को वेजेस दिया जाता है। ठीक है, सैलरी क्या होता है? ऑफिस वर्कर को मिलती है, फैक्ट्री वर्कर को वेजेस मिलती है। अब वेजेस के बारे में, वेजेस की वाउचिंग कैसे करेंगे? वेजेस पेड एंड कंडक्टेड फॉर वेरियस मंथ शुड बी कंपेयर। जो हम वेरियस मंथ में मंथली वेजेस देते हैं ना, सपोज एक महीने का हमने 10,000 दिया है तो दूसरे महीने का भी 10,000 ही होगा। ठीक है, वेजेस तो सेम ही रहते हैं। ठीक है, तीसरे महीने का भी 10,000 होगा। ठीक है, तो हमें तीनों महीने कंपेयर करके हम पता कर लेते हैं। अगर इस महीने 10,000 दिया है और अगले महीने इस महीने 9,000 दे दिया तो ये तो गलत है ना, 10,000 देना था, दिया 9,000 है, तो इसमें भी इशू होगा। ठीक है, तो हम क्या है, कंपेयर कर सकते हैं वेरियस मंथ से इसे। इफ द वेजेस पर्टिकुलर मंथ डिफर फ्रॉम द प्रिसीडिंग मंथ द ऑडिटर शुड लुक इनटू द रीजन फॉर डिफरेंट। अब मैंने बताया सपोज हम 10,000 दे रहे थे, ठीक है, तो 10,000 की जगह एकदम से 9,000 दे दिया तो भाई डिफरेंस आ रहा है ना 1,000 रुपये का, तो ऑडिटर को क्या है, चेक करना पड़ेगा इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो ऑडिटर इस पे चेक करेगा। और जो वेजेस का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है मेंटेन, उस पे भी जाके ये चेक कर सकता है ऑडिटर। अब इसके बाद क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरी। अब हमने पढ़ा वेजेस पढ़ लिया, तो पेमेंट ऑफ सैलरी भी लगभग सेम ही होता है, बस ये ऑफिस वर्कर को दी जाती है। नाम अलग बस थोड़ा, और बाकी कुछ अलग नहीं है, सिर्फ बाकी सेम ही रहता है। पेमेंट ऑफ सैलरी, जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें हमें सैलरी देनी होगी। द वाउचिंग ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। ऑडिटर शुड चेक सैलरी रजिस्टर विद द एंट्री मेड इन द कैश बुक। सैलरी रजिस्टर चेक करना होगा ऑडिटर को, और जो एंट्री कैश बुक में करी है वो एंट्री चेक करनी होगी। और ही शुड एग्जामिन केयरफुली ऑल्ट्रेशन इन द अमाउंट डिडक्टेड ऑन द अमाउंट, फाइन, फंड, लोन, इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है कि भाई ऑफिस में लेट आने का फाइन होता है, कुछ गलत कर दिया तो उसका फाइन है। ठीक है, क्या पता उससे कुछ खराबी होगी हो तो उसका भी फाइन लिया जाता है। कोई फ्रॉड कर दिया हो या लोन लिया हो, कंपनी से ही लोन भी ले लेते हैं ना, तो सैलरी से चुकाते रहते हैं। ठीक है, ये लोन समझ आया ना, लोन क्यों लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मिस्टर ए है कोई, ए एक कंपनी में जॉब करता है, उसे रोज हर महीने 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, पर उससे क्या है, एक जरूरत पड़ गई है 50,000 रुपये की। सैलरी तो उसकी 10,000 है, 50,000 रुपये कहाँ से लाएगा? तो क्या है, अपने कंपनी के पास जाता है, उसे कहता है कि मुझे 50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, और मेरे लोन ये किस्तों से मेरी सैलरी से काटते रहना, कि हर महीने 10-10, 1-1 हज़ार रुपये काटते रहना, या 2-2 हज़ार रुपये ऐसे काटते रहना। ठीक है, तो यही होता है, ये कंपनी से इसने लोन ले लिया तो उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो 10,000 सैलरी है, 2,000 रुपये इसके कट रहे हैं, तो इसे 2,000 नहीं मिलेंगे, 8,000 मिलेंगे। ठीक है, तो ऑडिटर 8,000 देखेगा, वो तो कहेगा 8,000 क्यों है, पर 8,000 का रीजन भी तो है, तो ऑडिटर को रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं है, ये सही है, बस रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सैलरी भी देख लिया। इसके बाद देखते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हमने क्या है, पिछले पॉइंट में पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट जब बेचते हैं तो क्या क्या चीजें चेक करते हैं। भाई परचेज भी तो करेंगे, जब हमने सेल करी थी इन्वेस्टमेंट तो जो दो चीजों के पे ध्यान दिया था, एक तो हमारा बैंक था, बैंक के थ्रू हमने सेल करी थी, और इसके अलावा ब्रोकर था। तो इसमें क्या है, जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो ब्रोकर बोट नोट होता है एक। ठीक है, ब्रोकर बोट नोट को चेक करेंगे, इफ पॉसिबल फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर पॉसिबल है तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करो। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वेरिफिकेशन मीन्स सपोज हमने कोई बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, तो बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट करा तो डीलर वगैरह हमारे लिए ब्रोकर हो जाता है ना, तो वो ब्रोकर जो बोट नोट देता है उसे चेक कर लेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो हम उस बिल्डिंग को, जो लैंड बिल्डिंग जो भी खरीदे, वहां पे जाके चेक करके आएंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, और एंट्रीज वगैरह को भी आपने मीन्स इंडिविजुअली जाके चेक करना, वो भी फिजिकल वेरिफिकेशन के अंडर ही आता है। हमने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देख लिया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद है रेंट पेड। ठीक है, रेंट पेड देखते हैं, रेंट पेड में क्या है, और इसके बाद लोन भी है। तो दोनों चीजें एक साथ अब चेक करते हैं, ये ईजी है दोनों। ठीक है, आप धीरे धीरे आपको समझ आने लग गया होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में आप सीधा क्वेश्चन करेंगे ना, एमसीक्यू, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। मुश्किल से एक दो क्वेश्चन हो भी जाएंगे, फिर आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे, नहीं होगा, वहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा अपने आप को अप रखने के लिए पहले बेसिक जानो, उससे पढ़ो समझो, देन आप एमसीक्यूज के करो। तो अब हम कर रहे हैं रेंट पेड। रेंट पेड में क्या है, कोई सपोज हमने कोई बिल्डिंग या कुछ भी एक्वायर कर रखा है या लीज पे ले रखी है, तो उसका क्या है, रेंट पे करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ते हैं। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द पेमेंट ऑफ द रेंट फ्रॉम द एग्रीमेंट। अब भाई रेंट का क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट बनता है ना, कोई अगर रेंट पे आप रह रहे होंगे, उनका भी क्या रेंट एग्रीमेंट बना होगा। जैसे हाउस का तो क्या है, 11 महीने का बनता है बेसिकली आजकल।
ठीक, 11 महीने से ज़्यादा का ही बनता है, उसके लिए अलग से वेरिफिकेशन करवानी होती है। अगर आप नॉर्मली बनवाते हैं एसडीएम ऑफिस वगैरह से तो 11 महीने का बन जाता है। तो अब क्या है, पर इनका नहीं होता 11 महीने का, ये भाई कंपनी है, इनका सालों सालों का एग्रीमेंट चलता है। तो हमें क्या, अगर कोई रेंट पेड किया तो एग्रीमेंट में जितना रेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें वहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट से हमें एक तो वाउचर एग्रीमेंट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, और रिसिप्ट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, भाई जिसका, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा घर तो है नहीं, बड़ी बिल्डिंग हम एक्वायर करेंगे, बड़ी बिल्डिंग हम लेंगे लोन पे। जब बड़ी बिल्डिंग लेते हैं तो ऐसे डीलर से लेते हैं जो हमें क्या है, पूरी रिसिप्ट वगैरह देता है। तो जब हम रेंट पे करेंगे तो वो रिसिप्ट देगा कि भाई इस महीने का रेंट आपका इस डेट को आ चुका है। तो हमने दो चीजें चेक कर ली, एक एग्रीमेंट और रिसिप्ट चेक कर लिए जो हमें लैंडलॉर्ड के थ्रू मिलती है। तो वाउचिंग करने में ईजी हो जाएगा। इस वाउचिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, एक तो एग्रीमेंट लगा और एक रिसिप्ट लगी लैंडलॉर्ड के थ्रू। अब लोन है, पिछले हमने पढ़ा कि लोन दिया हुआ था, अब इसमें क्या, हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, ऑडिटर शुड बी दैट द लोन वाउचर शुड बी सपोर्टेड बाय द रिसिप्ट गिवन बाय द पार्टी। अब सपोज कोई, हमारी एक कंपनी है, हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या है, ये कंपनी ए है, तो कंपनी ए के पास जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमें है ना लोन की जरूरत है। ये सोच लीजिए फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंपनी ए है, इसके पास जाते हैं हम कहते हैं हमें लोन की जरूरत है 5 लाख रुपए की। तो ये 5 लाख रुपए देता है। तो जो 5 लाख रुपए देगा ना, तो एक रिसिप्ट भी देगा। तो जब हम वाउचिंग करेंगे तो उस रिसिप्ट को चेक कर लेंगे। ठीक है, रिसिप्ट चेक करके हमें क्या है, कंफर्म हो जाएगा भाई इसका कितना लोन है, कितना परसेंटेज है, इस पे सारी चीजें उस पे रिसिप्ट पे लिखी होती है। और देखिए यहाँ पे लिखा होगा फर्दर डिटेल के रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन वेरीफाइड फ्रॉम द लोन अग्रीमेंट। तो जो लोन अग्रीमेंट होगा ना, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन हो, वो सारी चीजें भी चेक कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अभी हमने लोन के बारे में पढ़ लिया। अब लोन है तो लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हमें। ठीक है, लोन ऑन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। ऑडिटर शुड वेरीफाई द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन डज नॉट डिफर फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशन। भाई अभी बताया ना अभी आपको कि जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि 6% पर एनम है रेट। ठीक है, या फिर 5% है, जो भी आपको दिया हुआ है रेट, उसी रेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका ये एग्रीमेंट। उसी रेट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट, सॉरी, जो एग्रीमेंट में रेट है उसी वही आप पे करेंगे। सपोज आपका दिया तो एग्रीमेंट है 5% है, बट आप 6% कर रहे हैं, तो यहाँ गड़बड़ है, फिर ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा सही से। ठीक है, तो ये सब होते हैं। तो अब हमने कैश रिसीप्ट पढ़ा। ठीक है, कैश पेमेंट भी पढ़ लिया कि भाई पेमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है। अब इसके बाद ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन कुछ दे रखी हैं, और इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना क्वेश्चन, इसके बाद हम एमसीक्यू की क्लास करते हैं, इस क्लास के खत्म होते ही एमसीक्यू भी करेंगे। तो क्या है, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है कुछ। ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं वाउचिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, परचेज बुक। भाई परचेज बुक को वाउचिंग करनी है, किसकी, वाउचिंग ऑफ परचेज बुक। द मेन एम वाउचिंग ऑफ परचेज बुक is to see all purchase invoice are entered in the purchase book. ठीक है, all purchase invoice are entered in the purchase book and the goods entered in the purchase book are entered are actually received by the business. Okay, ठीक है, आपने पढ़ा है, टेक्निकल सी लैंग्वेज दे दी है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बोला है कि जो परचेज इनवॉइस है में जो अमाउंट मीन परचेज इनवॉइस में जो एंटर हुआ है, ठीक है, या फिर जो बिजनेस बुक में एंटर हुआ है, और गुड्स एंटर हुए हैं परचेज बुक में, क्या वो सेम है एक्चुअली में बिजनेस के अंदर आए भी हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ। ऑल परचेज इनवॉइसेज आर एंटर इन द परचेज बुक। जो परचेज बुक होती है हमारी, उसके अंदर जो भी इनवॉइस आता है परचेज बुक का, ठीक है, वो हमें चेक करना होगा कि एक्चुअली में वो गुड्स आए हैं या नहीं आए बिजनेस के अंदर। ये एग्जामिन करना ही क्या होता है, वाउचिंग ऑफ परचेज बुक कहलाता है। ठीक है, अब नीचे थोड़ा चेक करते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या मेंशन है। तो ये कह रहा है while vouching credit purchase the auditor should examine and see the following points। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेंगी जब क्रेडिट परचेज चेक करेंगे। ठीक है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन हमने देखा था सेल परचेज का, एक क्रेडिट परचेज का भी क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर शुड बी प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल परचेज रिकॉर्ड। ठीक है, एक ऑल परचेज रिकॉर्ड का एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी हम परचेज कर रहे हैं सबका। अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज केप्ट ऑफिस फॉर द रिकॉर्ड। ठीक है, एक ऑफिस के अंदर क्या आपकी डुप्लीकेट कॉपी भी होनी चाहिए, जो जिसे ब्लू कॉपी भी बोलते हैं या कार्बन कॉपी भी बोलते हैं। तो उसकी कार्बन कॉपी भी आपके पास ऑफिस के अंदर होनी चाहिए, जो भी आप परचेज कर रहे हैं अमाउंट का गुड्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर। जो ही परचेज करने के लिए हमने ऑर्डर दिया था उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। जैसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं ना, जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो ऑनलाइन ऑर्डर जैसे ही करते हैं ना, तो आपका वो आ जाता है ट्रैकिंग वगैरह का। तो यही आपका क्या है, ऑर्डर परचेज करने की कॉपी हो जाती है कि भाई आपने ऑर्डर तो परचेज करा है पर अभी आया नहीं, ऑर्डर करा खाली। एंड शैल बी सेंड द अकाउंट डिपार्टमेंट, और एक किसके पास होना चाहिए, किसके सेंड कर दिया जाना चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट के पास। तो वहां से हम क्या है, ऑडिटर वेरीफाई कर लेगा। गुड्स रिसीव शुड बी रिकॉर्ड ऑन द गुड्स रिसीव नोट। ठीक है, गुड्स रिसीव किस में दिखेगा, गुड्स रिसीव
नोट में। ये अगर गुड्स हमें कुछ रिसीव हुए हैं तो हमें, जब हम परचेज करेंगे तो गुड्स ऑब्वियस रिसीव होगा, क्योंकि हम गुड्स परचेज ही तो करना चाहते हैं, रिसीव करेंगे तो गुड्स रिसीव नोट पे दिखा देना चाहिए, और उसकी जो कॉपी है शुड बी सेंड टू अकाउंट डिपार्टमेंट, उसकी एक कॉपी क्या है अकाउंट डिपार्टमेंट में हम सेंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है, मेन मेन पॉइंट्स सब दे रखे हैं इसके कुछ। ठीक है, पहला पॉइंट, द ऑडिटर शुड सी द, ठीक है, द ऑडिटर शुड सी दैट ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ बुक गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ओके, अब आपको देखा ऑडिटर को ये भी देखना है कि क्रेडिट परचेज जो किया है उसी का देख रहा है ना, परचेज बुक में उसी का रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। कैश परचेज जो होगा परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, द परचेज बुक कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम परचेज इनवॉइस। परचेज बुक को किस किस चीज से वेरीफाई कर सकते हैं, परचेज इनवॉइस, इनवॉइस, कॉपी ऑफ ऑर्डर परचेज, गुड्स रिसीव नोट, ठीक है, गुड्स इनवर्ड बुक, और कॉपी ऑफ चलान्स फ्रॉम द सप्लायर। ये जो सप्लायर के थ्रू होते हैं ना, ये गुड्स ऑफ इनवर्ड बुक होता है, इनमें से जरूरी नहीं है सारी चीजें, एक या दो ही देते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, क्वांटिटी मेंशन इन द इनवॉइस मस्ट बी सेम एज सोन इन अ बिजनेस ऑर्डर। भाई जितना बिजनेस ने ऑर्डर किया था, ठीक है, उतना ही क्या है इनवॉइस में भी दिखना चाहिए। बिजनेस ने ऑर्डर किया था 500 क्वांटिटी का, पर इनवॉइस में दिख रहा है 300। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है गड़बड़ है, क्योंकि 200 तो और होनी चाहिए इनवॉइस के अंदर। ठीक है, तो ये भी चेक करना होता है। अब इसके बाद, द प्राइस चार्ज बाय द सप्लायर मस्ट बी एज पर क्वोटेशन। क्वोटेशन मतलब प्राइस लिस्ट, जो सप्लायर है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसके पास जो प्राइस लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग प्राइस होना चाहिए। प्राइस लिस्ट में तो उसने भाई लिख दिया है कि हम ये बुक दे रहे हैं 500 की, ठीक है, हमने कहा चल 500 की है तो हमें 10,000 बुक दे दे, पर जब 10,000 बुक लेने गए वो तो कहता है 600 की बुक है जी, आपको लेनी है लो, तो ये गलत है ना। तो ये सब भी हमें क्या है चेक करना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं, द सप्लायर बिल मस्ट बी द सेम फ्रॉम द सप्लायर बिल मस्ट बी द नेम ऑफ द बिजनेस एंड द पीरियड अंडर द ऑडिट। ठीक है, तो सप्लायर का जो बिल होगा ना वो क्या है बिजनेस के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि हम इंडिविजुअली नहीं कुछ खरीद रहे हैं, हमारा बिजनेस खरीद रहा है। तो जब हमारा बिजनेस खरीदेगा तो जब वो नाम लिखेगा सप्लायर तो हमारे बिजनेस का नाम लिखेगा, और जिस टाइम पे हमारा वो परचेस कर रहे हैं उसी ईयर के ऑडिट में वो शामिल होना चाहिए। सपोज हमने परचेज किया 2019 में, तो 2019 की जब ऑडिटिंग करेंगे तो उसी में उसे शामिल कर दिया जाएगा। वाइल वाउचिंग द परचेज While vouching the purchase voucher, each voucher should be stamped or initialed after examination so that it could be proceed again। ठीक है, अब क्या है, जो वाउचिंग करेंगे परचेज बुक की, तो परचेज बुक की वाउचिंग करता है स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए उसमें। किसी में परचेज वाउचर जो होता है ना, जब हम वाउचिंग परचेज करते हैं तो हमें क्या है वो भाई परचेज रिसीट देगा कि आपने इतने का सामान खरीदा है, तो वो क्या है वो अपनी स्टैंप लगा के देगा कि हाँ भाई आपने हमारी दुकान से सामान खरीदा है, तो स्टैंप भी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट थे। ये पॉइंट है अभी तक एग्जाम में पूछे भी नहीं है और उतने मेन भी नहीं है, इसलिए मैं ये कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको रीड करना है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको जब दूंगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, तो आप रीड कर सकते हैं। मेन आपके जो पॉइंट थे यही थे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। ठीक है, और गाइस कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह हो ना तो पूछ जरूर लेना, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत समझ लें आप। ठीक है, कई बार क्या होता है आप गलत समझ लेते हैं जिस वे में हमें समझाना नहीं है। ठीक है, और अभी हम अब देखते हैं, अभी हमने परचेज रिटर्न, परचेज बुक को तो हमने वाउचिंग कर ली, परचेज रिटर्न की भी थी, भाई हमने सामान खरीदा है, कई बार सामान हमें पसंद नहीं आया तो हम रिटर्न भी तो करेंगे, जैसे हम करते हैं ना कि अमेजोन से हमने कोई सामान खरीदा है, सपोज एक बुक मंगा ली 480 रुपये की, एक बुक का हमने रिव्यू करा है, उसके बारे में देखना लोग कह भी रहे हैं कि उसे रिटर्न करना है क्योंकि वो बुक इतनी यूजफुल है नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं यूपीपीसीएल के लिए, सॉरी गाइस, हाँ, तो क्या है हमने सपोज कोई 480 रुपये की एक बुक मंगाई यूपीपीसीएल की तैयारी करने के लिए। तो जब 480 रुपये की हमने बुक मंगाई है, हमें अब मटेरियल देखेंगे उसके अंदर भाई क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर उसके अंदर नहीं होंगी तो ऑब्वियस हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो जब हम रिटर्न कर देंगे तो पहले तो हमने परचेस करी, ठीक है, अब परचेस करने के बाद हमें पसंद नहीं आई तो हम क्या है रिटर्न कर देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा परचेज रिटर्न हो जाएगा। जब हम परचेज की हुई चीज़ को रिटर्न कर देते हैं तो परचेज रिटर्न है। ठीक है, इतना बेसिक वैसे कराने की जरूरत नहीं है, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं आप सारे, तो होप आपको काफ़ी सारी नॉलेज होगी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब इसकी वाउचिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमसे कह रहा है, ही मीन्स ऑडिटर शुड सी that a debit note has been sent to the supplier or credit note has been received from the supplier। डेबिट नोट मतलब कि भाई डेबिट नोट है ना,
डेबिट नोट हमने सेंड कर दिया सप्लायर को कि जो आपका अमाउंट ये परचेज है, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए तो आप डेबिट नोट ले लीजिए। हम क्या है उसे डेबिट नोट देंगे और उस सप्लायर से क्या ले लेंगे, क्रेडिट नोट ले लेंगे। अब ये थोड़ा अपोजिट नहीं लग रहा होगा कि भाई हमने तो सामान दिया है तो देते टाइम तो क्या है हम परचेज को क्या है क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है ना, क्योंकि जब भी आप एंट्री करते हैं, सपोज परचेज की एंट्री करी, तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या कुछ भी या क्रेडिटर होता है। अगर हम परचेज को रिटर्न कर रहे हैं तो कैश या फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ऐसे करते हैं ना। तो भाई आज हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो हमें तो क्या है डेबिट वाला, डेबिट नोट की जगह हमें क्रेडिट नोट देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। आप बैंक वगैरह की पासबुक देखेंगे ना तो वो अपने एंड से अपने तरीके से अपने यहाँ से सोचते हैं वो, ठीक है। तो ये भी क्या है दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। बैंक पासबुक में भी जब हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, हमारे पास पैसा आता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है, जब हमारे पास जाता है पैसा तो डेबिट होता है, ठीक है। तो ये क्या है डेबिट नोट देंगे कि भाई आपको क्या है मेरा पैसा रिटर्न करना है क्योंकि हमें आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। और जो सप्लायर है वो हमें क्या देगा, क्रेडिट नोट दे देगा कि आपका जो पैसा हमें हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो दो चीजें क्या है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ रिटर्न, भाई हमने रिटर्न कितना करना है, एज पर द रिटर्न नोट मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डेंट विच शॉपकीपर रिकॉर्ड रिटर्न आउटवर्ड रजिस्टर एंड द गेट कीपर्स आउटवर्ड रिटर्न। ओके, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। सपोज हमने क्या है 5 लाख का कोई परचेस किया, ठीक है। अब 5 लाख का हमें परचेस था ना वो पसंद नहीं आया, हमने क्या उसे 5 लाख का रिटर्न पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया। जब पूरा का पूरा रिटर्न करेंगे तो अब उस टाइम पे हमने पूरा रिटर्न करा या नहीं करा हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। उस केस में हमें क्या है कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है। अब क्वांटिटी चेक करने के लिए भाई 5 लाख की क्वांटिटी है या नहीं है तो ये भी तो चेक करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉपकीपर का रिकॉर्ड देखेंगे भाई, जिसने हमें सामान दिया था उसका रिकॉर्ड देखते हैं। रिटर्न आउटवर्ड देखते हैं, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न का रिटर्न, परचेज रिटर्न ही है तो रिटर्न आउटवर्ड रजिस्टर देखेंगे। और गेट कीपर आउटवर्ड रजिस्टर, ठीक है, जो हमारा गेट कीपर होता है वो भी तो रिकॉर्ड बना के रखता है भाई इतना सामान आज आ गया हमारे गोडाउन में, ठीक है। तो उसकी भी क्या है एंट्रीज वगैरह चेक करेंगे। तो ये सारी तीनों बुक चेक करने के बाद हमें क्या है ये वेरीफाई हो जाएगा और इसकी वाउचिंग कंप्लीट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, द अमाउंट शोड इन द क्रेडिट नोट शुड बी वेरीफाइड, जो अमाउंट शो हो रहा है क्रेडिट नोट में वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे इतना ये दो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं पढ़ देता हूँ। ही शुड बी केयरफुल अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑल द परचेज रिटर्न इन द करंट ईयर, ठीक है। ये कह रहा है जो करंट ईयर में परचेज रिटर्न कर रहे हैं उसकी सारी अवेयरनेस होनी चाहिए, केयरफुल होना चाहिए उसके अगेंस्ट, ठीक है। और ये पांचवा पॉइंट बेसिकली कह रहा है द परचेज रिटर्न ऑफ द फर्स्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ ऑफ द अकाउंट ईयर शुड बी वाउच्ड केयरफुली। जो फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का है बहुत ज्यादा केयरफुली होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सपोज लास्ट मंथ है 31 मार्च हमारा एंड हो जाता है, ठीक है, सॉरी ये 31 मार्च हमारा ईयर एंड होता है। सपोज हमने कोई है 27 मार्च को कोई हमने परचेज किया बट हमें है ना पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया हमने क्या अगले ईयर, ये मान लेते हैं 2 अप्रैल को हमने रिटर्न करा, तो अब क्या इसमें इशू हो जाएगा डेट का, भाई अकाउंटिंग ईयर तो खत्म हो गया, अकाउंटिंग ईयर फिनिश होने के बाद कर रहे हैं तो ये तो नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाएगा। तो इस टाइम पे ऑडिटर को क्या है ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों में, इसलिए ये जस्ट ये पॉइंट दिया है, ठीक है। पेपर में नहीं आएगा आपकी चिंता मत कीजिए, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने मार्क नहीं किया, ठीक है। हम आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं क्योंकि इससे पहले क्या है हम वेरीफाई कर लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। हम भी वाउचिंग करते हैं, वाउचिंग किस चीज़ से करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए। आपको 10 ईयर प्रोवाइड कराए थे हमने, आप देखिए एक वीडियो बनाई होगी हमने, उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया है कि आप कहाँ से हमारे 10 ईयर डाउनलोड कर सकते हैं। 10 ईयर हमारे नहीं मीन्स प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप भी चेक करते रहिएगा, सो दैट आपको भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी भाई टाइप क्या पूछ रहा है यूपीपीसीएल क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है। पूछने का जब तरीका पता चल जाएगा तो हम आंसर भी आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। अब हमने परचेज के बारे में तो पढ़ लिया, अब सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल में क्या है, वाउचिंग ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है। वाउचिंग ऑफ क्रेडिट सेल में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। द सेल्स रजिस्टर शुड बी एग्जामिन विद कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस, ठीक है। अब क्रेडिट सेल जब होगी तो सेल इनवॉइस हमें मिलता है, उसकी कॉपी देखेंगे वाउचिंग कर देना। द सेल कैपिटल आइटम शुड नॉट बी रिकॉर्ड इन द सेल बुक, ठीक है। सेल कैपिटल आइटम शुड नॉट बी रिकॉर्ड इन द सेल बुक, ये क्या टेक्निकल सी बात बोल दी इसने, ठीक है। मैं बताऊँ कैपिटल आइटम कौन कौन सी होती है। सपोज कोई मशीनरी है, मशीनरी हमने क्या है सेल कर दी, ठीक है, पर हमारा काम मशीनरी बेचने का नहीं, हमारा काम क्या है बिस्किट बेचने का है, ठीक है। तो बिस्किट बेचने का काम है तो जब हम बिस्किट बेचेंगे ना तो उसी को सेल्स मानेंगे। ये हमारे लिए मशीनरी बेच रहे हैं तो ये कैपिटल आइटम है, कैपिटल आइटम को जब मशीन बेचते हैं तो ये सेल्स क्रेडिट सेल या सेल अकाउंट में नहीं आएगा। तो क्या है कैपिटल आइटम को रिकॉर्ड नहीं करना है सेल्स बुक में, ये हमें ध्यान रखना। अदरवाइज प्रॉफिट विल इफेक्टेड मतलब इफ्लेटेड हो जाएगा, मीन्स अफेक्ट हो जाएगा आपका, वो ट्रू नहीं रहेगा प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें भी हमें चेक करनी पड़ती हैं। इसके अलावा देखते हैं द चेक शुड बी अप्लाइड ऑन द कैलकुलेशन मेड सेल इनवॉइस,
सेल इनवॉइस में क्या है, कैलकुलेशन हमें देखनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन करी कैसे इसने, ठीक है, जो हमने भेजा है क्या उसमें डिस्काउंट इंक्लूड है या नहीं है, तो क्या है कैलकुलेशन अप्लाई जो हुआ है सेल ऑफ इनवॉइस वो चेक करना होगा, ठीक है। सेल इनवॉइस हमने चेक कर लिया, यहाँ पे कॉपी ऑफ सेल इनवॉइस का नाम था, यहाँ पे सेल इनवॉइस है, और कैपिटल अमाउंट को, कैपिटल आइटम्स जो होती हैं उन्हें ऐड नहीं करता, जैसे बिल्डिंग वगैरह होगी या कोई लैंड हो गया, ठीक है, या मेरी कोई ऐसी फिक्स एसेट थी जो हमने बेच दी है, तो वो कैपिटल आइटम में कवर हो जाता है। द टोटलिंग एंड द कास्टिंग ऑफ सेल बुक शुड बी वेरीफाइड, टोटलिंग और जो कास्टिंग मतलब नोट करेंगे उसे वेरीफाइड होनी चाहिए, वेरीफाइड को ही हम करेंगे, ये नहीं है कि आप आपका सेल तो ये 2 लाख रुपए की, ठीक है, और आप दिखा 3 लाख रुपए रहो, तो 3 लाख वेरीफाई नहीं है आपका, 2 लाख वेरीफाई है, तो 2 लाख को ही आपको करना है। अब सेल्स टैक्स ड्यूटीज कलेक्टेड थ्रू सेल्स इनवॉइस मस्ट बी रिकॉर्डेड अंडर द सेपरेट डिपार्टमेंट, भाई इसका सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। सेल्स टैक्स अगर आपका लगा है तो सेल्स टैक्स को अलग डिपार्टमेंट में दिखाओ, अलग अकाउंट में दिखाओ। ड्यूटीज अगर आपने कोई पे करी है, कलेक्टेड ड्यूटी पे करी है, कोई ब्रोकरेज फी पे करी है, ठीक है, तो उसे भी अलग से दिखाओ, ठीक है, उसके एक साथ सेल्स में मत दिखा दो, उसे एक्सपेंस के थ्रू दिखाओ, सो दैट क्या है हमारा अकाउंट वो क्लियर शो करे, ट्रू ट्रू वैल्यू शो करे, हमें ट्रुथ मिले, सत्य मिले कि भाई हमें हमारी सेल एक्चुअल में हुई कितनी है, ठीक है। इसमें बेसिकली मेन पॉइंट यही है आपके, और इसी से हमने क्वेश्चन भी करा था ना, तो उसमें क्या है सेल ऑफ इनवॉइस का ही नाम आया था, सेल ऑफ इनवॉइस, हमको क्या है सेल ऑफ इनवॉइस चाहिए था, जिससे कि हम क्या है वेरीफाई कर लेंगे, वाउचिंग कर लेंगे क्रेडिट सेल की। अब एक मैं एक बार दोबारा देखता हूँ वाला क्वेश्चन जो हमने पहले क्वेश्चन दिया था, तो ये रहा सेल्स रिटर्न, सॉरी ये सेल्स रिटर्न है, मैं देखता हूँ कोई और दूसरा क्वेश्चन होगा तो, 1 मिनट गाइस। देखिए रेंट रिसीव वाला भी आ गया ना, अभी हमने पढ़ा था ना रेंट रिसीव, ठीक है, तो ये रेंट रिसीव भी आ गया, ठीक है, तो ये रेंट रिसीव पे भी ध्यान देना, करेंगे सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है। अभी आया नहीं, क्रेडिट सेल आ गया है, क्रेडिट सेल देखिए अभी हम क्रेडिट सेल ही जस्ट पढ़ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ गया, निकाल एक मिनट। परचेज का भी है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि ध्यान से थोड़ा ध्यान से पढ़ना बस, आपको वो क्वेश्चन ही बताने कहाँ चला गया, ठीक है, ये रहा 1 मिल गया, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, तो बोल रहा है भाई प्रोसेस शुड बी फॉलोड बाय द ऑडिटर वाइल वाउचिंग द क्रेडिट सेल, ठीक है, वाउचिंग द क्रेडिट सेल के टाइम पे क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए ऑडिटर के थ्रू, ये बताना हमें, ठीक है। इसमें क्या है एग्जामिन द सेल्स बुक अभी हमने पढ़ा, ठीक है, सेल इनवॉइस ये भी हमने पढ़ा, ठीक है, तो और इसके बाद परचेज बुक नहीं, हमने ये परचेज बुक अलग होता है, एग्जामिन द न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उससे रिलेटेड, तो अभी कैलकुलेशन वाला पॉइंट कर रहे हैं ना हम कि भाई कैलकुलेशन किस बेसिस पे की जानी है, तो वही ये थर्ड पॉइंट है कि भाई अगर कोई और डॉक्यूमेंट है हमारा, जैसे कैलकुलेशन के लिए हमने कोई भाई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया भाई इस बेसिस पे कैलकुलेशन होगी कि 5 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग हो जाएगी या 10 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग इतना डिस्काउंट करके, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम पता कर लेंगे, तो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये आंसर हो जाएगा, जस्ट हमने पढ़ा और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी लिया इसने, 2019 का पेपर है ये, 2019 का थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। अब हम रिटर्न चलते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट सेल में बेसिकली ये 3 पॉइंट मेन है, तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आप क्रेडिट सेल कर ली, अब हमारा सेल्स रिटर्न भी आ जाएगा, भाई हमने सेल करी है, तो जैसे परचेज था परचेज रिटर्न हम कर देते थे, ऐसे कोई हमारा ऐसे कस्टमर है वो भी हमें रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं वाउचिंग ऑफ सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न के वाउचिंग करते टाइम क्या क्या चीज ध्यान देंगे, डेट ऑन विच गुड्स आर एक्चुअली रिटर्न, भाई किस डेट के दिन आए हैं आपके गुड्स, ये देखना है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमने परचेज रिटर्न में पढ़ा था ना कि भाई डेबिट नोट हम दे देते थे और क्रेडिट नोट हम रिसीव कर लेते, इसमें उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट नोट क्या है हम देते हैं हमारे कस्टमर को, डेबिट नोट हम रिसीव कर लेते हैं, और क्या है गेट कीपर्स रिसिप्ट, ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो गेट कीपर है भाई परचेज सेल्स रिटर्न आएगी जो हमारी सेल्स, तो वो भी नोट करेगा, तो उसकी भी रिसिप्ट चेक कर लेंगे। रिटर्न इनवर्ट रजिस्टर, रिटर्न इनवर्ट क्या होता है सेल्स रिटर्न को ही बोलते हैं भाई, सेल्स रिटर्न का हमने अलग से रजिस्टर बना रखा है, तो उसमें चेक कर लेंगे डेटा, ठीक है, ये सारे चेक करेंगे, ऑडिटर के लिए बता रहे हैं, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर ये चीजें चेक करेगा जिससे कि भाई प्रॉपरली वाउचिंग हो जाएगी, हाँ जो स्टेटमेंट है जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रू है बिल्कुल, ठीक है, इससे क्या आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है, ऑथेंटिक फैक्ट मिल जाएंगे। इसके बाद स्टोर्स रिकॉर्ड, जो हमारे पास जहाँ हमारा सामान स्टोर होता है वहाँ का रिकॉर्ड देख लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स कस्टमर अकाउंट, ठीक है, कस्टमर के अकाउंट में भी देख लेंगे भाई उसने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री करी होगी ना, हम जब यहाँ से रिटर्न करेंगे,
ठीक है, वहां से सॉरी रिटर्न आएगा, तो उसके लिए तो परचेज रिटर्न है ना, तो या फिर कोई भी सामान उसने खरीदा हो तो उसके लिए वो रिटर्न हो जाएगा। तो जो उसने एंट्री उस दिन करी है, क्या उस दिन हमने भी करी है, उसी दिन सामान आया, ये सब चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें यही है अभी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस। 1 मिनट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि अब ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, मैं तो अभी ये सोच रहा था कि आज की ये क्लास कंटिन्यू करके आपको ये पूरा वाउचिंग का और इसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ असेट है, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछ रखा है आपसे, और ये हमारा तो सिलेबस का पार्ट भी है, वो भी करा दूं, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। और नेक्स्ट क्लास जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, मैंने प्रॉमिस तो किया था कि 4-5 दिन में सिलेबस ही खत्म करा दूंगा, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर पाए। और ये जो एमसीक्यू वाली लिस्ट है, अभी मैंने दिखाया ना, काफी सारे एमसीक्यू मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, और मैं कुछ डाल भी दूंगा अपने बना के खुद से, जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस है ना काफी हार्ड हो जाएगी, और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस आप हार्ड वर्क करिए। सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, थर्ड पार्ट में।